हम लोग शुरू करेंगे यार कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द सिलेबस ऑफ गेट, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिविल ब्रांच के लिए नहीं है यार। बाकी 4 ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, ये ईसी के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और आईएन ब्रांच के लिए है। कंप्यूटर साइंस के लिए ये टॉपिक नहीं है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तो ये टॉपिक सबके लिए है यार, इवन ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। लेकिन गेट एग्जाम में सिविल ब्रांच के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है यार। तो हम लोग मेनली ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे यार, गेट और ईएससी दोनों के कवर करेंगे। एंड सिविल ब्रांच के जो लड़के ईएस की तैयारी कर रहे हैं दे कैन वॉच दिस लेक्चर एंड दोज हु आर लुकिंग ओनली फॉर द गेट एग्जाम दे कैन स्किप दिस लेक्चर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर यार। आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, या इस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होता है। कुछ ब्रांच में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी लिखा गया है, कुछ लोगों ने केवल प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चीज व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है z इक्वल टू a प्लस ib अगर लिखा है तो ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर हम लिखते हैं z इक्वल टू x प्लस iy, इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और हमें अभी ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक आता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जहां हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z, इसको हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अभी आएगा, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मेनली अभी हम लोग करेंगे केवल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हम मेनली पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। सो z इज इक्वल टू लेट्स से वी आर हैविंग a प्लस i व्हिच इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। इसको जरा रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मान लो हम एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेट्स से यहां पर जैसे आप पढ़ते थे x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो यहां पे इसको बोला जाएगा, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ध्यान से सुनिए, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। जैसे मान लो हम कोई एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, तो x जो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है वो रियल एक्सिस पे दिखा रहा है और y कहां दिखा जा रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे। ये डिस्टेंस हमारा है x एंड दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। फिलहाल अभी समझिए, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है। तो इसमें जो हमने लिखा है आपने z इज इक्वल टू a प्लस i, a बताता है रियल पार्ट को और i के साथ जो लगा है वो बताता है इमेजिनरी पार्ट को, क्लियर है। दूसरा चीज की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट। तो जैसे आपने लिखा है z, अगर मैं लिखता हूं z बार तो ये बताता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब हो जाएगा a माइनस ib। तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार मेरा क्या है, उसका कॉन्जुगेट है, जिसको हम लिखते हैं a माइनस ib, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। नेक्स्ट एक बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात करते हैं जरा सा ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान से समझिएगा जरा। अभी पहले बेसिक, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले कुछ बेसिक बातें कर रही है यार, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, अगर हम यूज करते हैं तो वी आर चेंजिंग द कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। ध्यान से समझेंगे, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना है या रिप्रेजेंट करना है तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस द x by r cos थीटा एंड y by r sin थीटा। लेकिन अगर मान लो कि मुझे कार्टेशियन पोलर फॉर्म दिया है एंड वी वांट टू चेंज इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, तब क्या करेंगे यार, देन उसका चेंजिंग करने का तरीका अलग है। देन हम लोग क्या करेंगे, अगर पोलर फॉर्म दिया है और मुझे कार्टेशियन चेंज करना है देन हम लोग क्या यूज करेंगे, r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू इनवर्स y बाय x। दिस इज यूज्ड टू चेंज पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है यार। तो पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में
में चेंज करने के लिए हम लोग r इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। अब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x क्या है, ये है थीटा, तो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यार, tan इनवर्स y बाई x। क्लियर है, ये है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। क्लियर बात। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कि किसी को किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, कार्टेशियन को पोलर चेंज करना है या पोलर को कार्टेशियन चेंज करना है, तो किस क्या रिप्लेस किया जाएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा यार। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ z। z इज इक्वल टू हमारा है x प्लस आई वाई। व्हेन वी आर गोइंग टू राइट मॉड ऑफ z व्हिच इज इक्वल टू r, डिस्टेंस या रेडियस की बात करते हैं, एंड व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा यार, रूट। देख लीजिए ये है आपका मॉड ऑफ z। यही अगर मैं बात करूं, ध्यान सुन लीजिए, अभी हम बात कर रहे हैं z जो फंक्शन जो लिया आपने, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिया, उसका मॉड की बात की हमने, तो मॉड ऑफ z इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मींस इट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ z। नेक्स्ट एक टर्म आता है आर्गुमेंट ऑफ z। इसको ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऐसे लिखेंगे ऑफ z या आर्ग ऑफ z, ए आर जी ऑफ z, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, इट मींस व्हिच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो यहां पर जो tan इनवर्स लिखा हुआ है, थीटा जो लिखा है, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ध्यान से लीजिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y बाय x। क्लियर है यार। यहां पर एक पॉइंट हम नोट करके लिखते हैं, नोट, ध्यान से नोट, आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to argument of is equal to argument z1 plus argument of z2 and argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2। ध्यान से, a kind of जो हम लोग ln का फंक्शन करते हैं, कुछ वैसा ही है यार ये। जैसे लिखते हैं ना ln a plus b इक्वल टू क्या लिखते हैं, ln a plus ln b, ln a into b करते हैं ln a plus ln b, और ln a by b को लिखते हैं ln a minus ln b। बट यहाँ ln नहीं है, आर्गुमेंट है, लाइक लॉग फंक्शन जैसा होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 क्या लिखा जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 plus z2, एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 क्या लिखा जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z2। क्लियर है। अभी थोड़ी हम बस बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशन का। ध्यान समझिए, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यार, z इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, x प्लस आई वाई। ये कौन सा फॉर्म हुआ, कार्टेशियन फॉर्म हुआ। अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग यूज करते हैं यार, z इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x को क्या रिप्रेजेंट करते हैं यार, x लिखा जाएगा r cos थीटा प्लस i, y को क्या लिखेंगे हम लोग, r sin थीटा, which can be written as r कॉमन लेंगे, it is cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्यान से देख लीजिए, ये कौन सा फॉर्म है यार, ये कहलाता है पोलर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इसी को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखा जाएगा z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। ध्यान से देख लीजिए, अगर इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखा जाएगा z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। अब देखो r तो यही है, लेकिन e टू द पावर i थीटा को आपने, ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा था, इसको आपने क्या लिख लिया है, e टू द पावर i थीटा। ध्यान समझिए, नोट, मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी को मैंने क्या लिखा है यार, इसको मैंने लिखा है e टू द पावर i थीटा, राइट। अब आप जरा मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, तो इसको क्या कहेंगे,
क्या इसको मैं लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर i थीटा टू द पावर n, या इसको लिख सकते हैं e टू द पावर i n थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जरा मुझे बताइए, जब आपने cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या लिखा था? r इंटू e टू द पावर i था। सॉरी, r तो r कॉमन है, मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा को आपने लिखा था e टू द पावर i थीटा। मतलब जब e टू द पावर i थीटा है तो cos के साथ थीटा है और sin के साथ भी क्या है? थीटा है। तो अभी यहां पर जहां थीटा था वहां क्या हो चुका है? n थीटा। इसका मतलब है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। क्लियर है? इसी को हम लोग नाम देते हैं डी मोवियर थ्योरम। हम लोग पढ़ते हैं डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर्स थ्योरम। क्लियर है? तो ध्यान से, डी मोवियर्स थ्योरम क्या है? cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। क्लियर है? इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा थ्योरम यार? डी मोवियर थ्योरम। क्लियर है? अगर मैं लिखता हूं एक और चीज, बताइए जरा सा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, या ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द पावर n। इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान से, हमने लिखा है cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द पावर n। इसको क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज e टू द पावर माइनस i sin थीटा i थीटा टू द पावर n। ध्यान से, e टू द पावर माइनस लगा है, इसको लिखेंगे e टू द पावर माइनस n थीटा, और i भी साथ में लगेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इट इज cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा? cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। ध्यान से, तो हम लोग लिखते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द पावर n को क्या लिखा जाएगा यार? cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। तो मेन कोर बात ये है कि अगर मान लीजिए cos थीटा माइनस या प्लस साइन में है, i sin थीटा टू द पावर n है, तो n को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ यार, थीटा के साथ, और इसी थ्योरम का नाम है डी मोवियर थ्योरम। क्लियर है? तो अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग आगे पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होंगे यार। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मान लो, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लो हमें z1 इक्वल टू दिया हुआ है कि r1 e टू द पावर i थीटा एंड z2 दिया है r2 e टू द पावर i थीटा। तो हमसे पूछा जरा z1 इनटू z2 का वैल्यू बताइए। क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा r1 इनटू r2, क्लियर है, इनटू e टू द पावर i, इसको थीटा 1 कर लो, इसको थीटा 2 कर लेते हैं, ठीक है, e टू द पावर i थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? थीटा 2। एंड सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट z1 बाय z2, तो इन दोनों को डिवाइड करिए, z1 बाय z2, ये क्या हो जाएगा यार? r1 बाय r2 इनटू e टू द पावर i थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा 2। क्लियर है? ये हो गया z1 इंटू z2, और ये हो जाएगा z1 बाई z2। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए, nth रूट ऑफ z नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। इसका हम nth रूट की बात करते हैं। द n डिस्टिंक्ट रूट ऑफ z इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर i थीटा इज गिवन एज, देखिए क्या लिखा है, हमें मान लीजिए इस z नॉट टू द पावर 1 बाई n, मतलब इसका nth रूट की बात करते हैं, तो इसका nth रूट क्या रहेगा यार? r नॉट टू द पावर 1 बाई n इनटू e टू द पावर थीटा नॉट प्लस 2 k पाई डिवाइडेड बाई n, जहां आप n को वेरी कर सकते हैं या फिर k को वेरी करा सकते हैं। हम लोग कहां से कहां तक यार? 1 2 3 अप टू n तक। ध्यान समझे रहिए, हम कौन सा पावर की बात कर रहे हैं? nth रूट ऑफ z की बात कर रहे हैं, और इसका अभी इंपॉर्टेंट यूज करेंगे अभी इस इक्वेशन का। तो ध्यान से, हम बात कर रहे थे यहां पर nth रूट का, और n डिस्टिंक्ट रूट ऑफ z नॉट इज इक्वल टू r नॉट टू द पावर e टू द पावर i थीटा आर गिवन एज। तो देखो यहां पे इसका होल टू द पावर क्या कर दिया जाएगा यार? 1 बाई n, r टू द पावर r नॉट को कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्टली पावर हो जाएगा 1 बाई n, और यहां पे क्या लिखा जाएगा? e टू द पावर i थीटा होल टू द पावर n। तो अब nth रूट
निकालना है तो उसके कई रूट आएंगे, तो उसको हमने जनरल फॉर्म में लिखेंगे थीटा नॉट प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n। जैसे हमने लिखा e टू द पावर i थीटा टू द पावर n 1 बाय n, तो बेसिकली हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा e टू द पावर i थीटा बाय n होगा, लेकिन मुझे इसके nth रूट चाहिए, तो और रूट कैसे मिलेगा इसका यार, e टू द पावर उसका पीरियड ऐड कर दीजिए, हमने लिखा 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, और यही लिखा हुआ है, देखिए e टू द पावर i 2k पाई प्लस थीटा बाय n लिखा हुआ है, जहां k को वेरी करा देंगे, कहां से कहा था क्या 0 1 2 3 4 अप टू लेके n, तो हमें कितने रूट मिल जाएंगे यार, nth रूट मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर k का वैल्यू आप 0 से रखते हैं तो ये n का वैल्यू कहां तक जाएगा, n-1 तक ही जाएगा, तभी हमारे पास nth रूट मिलेंगे। क्लियर है? n-1 तक लेके चले जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी बात कर रहे हैं उसका nth रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, अभी अभी ये दोबारा टर्म आएगा, अभी बस बेसिक चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जरा बात करते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन हमने लिया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जरा मुझे बताइए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे पहले क्या चाहिए, r का वैल्यू चाहिए। जरा मुझे बताइए यहां पर, जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो 1 क्या है, रियल पार्ट है, और i के साथ क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं लिखूं इसका r का वैल्यू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, इट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है वो क्या है यार, 1 का स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू क्या आ चुका है, √2। क्लियर? नेक्स्ट जरा मुझे बताइए थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है यार, इट इज tan इनवर्स y बाई x। जरा मुझे बताइए यहां पर tan इनवर्स हो चुका है, और y का वैल्यू कितना है, y का मतलब है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट व्हिच इज इक्वल टू 1, एंड x क्या है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट, ये भी हो चुका है 1, तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ चुका है, पाई बाई 4। अब अगर मुझे इसको लिखना है, अब मुझे लिखना है इसको किस फॉर्म में यार, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे यार, हम लिख रहे हैं 1 प्लस i इज इक्वल टू √2, दैट इज r हो गया, ये 2 का मतलब क्या हो चुका है, ये r हो गया, √2 ब्रैकेट में cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4, या इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज √2 e टू द पावर i पाई बाई 4। ध्यान से देख लीजिए, हम पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन से किस फॉर्म में ले आए, पोलर फॉर्म में लाए, हमने इसको चेंज किया, x को क्या रख दिया हमने यार, r cos थीटा, और y को हमने क्या रखा, r sin थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना मेरा, पाई बाई 4, तो 1 की जगह हमने क्या रख दिया यार, √2 cos पाई बाई 4, और यहां पे y की जगह पे क्या रखा हमने, r sin थीटा, r का मतलब है √2 और sin थीटा का मतलब sin पाई बाई 4। ये हमारा आ चुका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर? ये हमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनको पोलर फॉर्म से, या इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए यार। क्लियर है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझिए, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसको जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, इसको जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं जरा इसका r का वैल्यू क्या होगा, जरा मुझे बताइए r इक्वल टू क्या हो गया यार, क्या यहां से पहले मैं बोल दूं कि x इक्वल टू -1 है, और y का वैल्यू कितना है यार, y इक्वल टू आल्सो -1, x का वैल्यू भी -1 है और y का वैल्यू भी -1 है। क्लियर है? हमने लिखा r इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, या -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, which is equal to क्या आ चुका है, √2। देख लीजिए पहले r का वैल्यू आ चुका है कितना यार, √2, r का वैल्यू आ चुका है √2। क्लियर है? नेक्स्ट जरा हम लोग बात करते हैं, थीटा का वैल्यू। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, इट इज tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x। y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना यार, यहां पे जरा देखिए
वैल्यू भी कितना है, -1, x का वैल्यू भी -1 है, y का वैल्यू भी -1 है और x का वैल्यू भी -1 है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, ध्यान से यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट बात समझिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करता हूं, इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लगता है कि यार 1 से 1 कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। लेकिन अगर आप π/4 लिखते हैं और आप अगर π/4 लिखते हैं और ये है √2 और यहां भी π/4 आया था, √2 आया था, इसका मतलब इसका और इसका दो क्वेश्चन का आपके हिसाब से एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों सेम हो गया, या पोलर फॉर्म की बात करूं तो पोलर फॉर्म दोनों का सेम हो गया। ये इसका पोलर फॉर्म है यार, ये तो इसका पोलर फॉर्म है, यही तो इसका पोलर फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म रहा है इसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन अगर आप सोचो यहां भी भाई आपको साफ साफ दिखता है कि 1 से वही माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आया tan इनवर्स 1 ही, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, दैट इज फाइन। लेकिन आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया यहां पे, जरा एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे समझिए, जरा मुझे बताइए यहां पर जो y का कोऑर्डिनेट है क्या वो नेगेटिव है, और y नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है यार, मतलब इस एक्सिस के नीचे, और x का वैल्यू भी नेगेटिव है और x y दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जरा मुझे बताइए कि x और y दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हो सकता है आपका -1 और i यहां कहीं आएगा। तो हमसे अगर ये वैल्यू यहां है, इसका मतलब है कि हमसे ये पूछा गया है, ये है पोजीशन रूल उसका। तो अगर मुझसे पूछता है कि जरा मुझे ना एंगल बताइए, तो एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल लिखा जाएगा। और ये जो एंगल यहां से यहां का है, ये है हमारा π/4, ये है π/4। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये एंगल एक्चुअल में क्या हो गया, पाई प्लस π/4 विच इज इक्वल टू 5π/4। या फिर आप ये ले सकते हैं, या फिर आप ये बोलिए कि भाई इसी का तो मैं तो ऐसे लूंगा, आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिया, हमें एंगल लेते क्लॉकवाइज, अगर आप ऐसे लेते हैं तो ये एंगल हुआ एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है जो हम ये लिखे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं इसको पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू क्या लिखा गया यार, 3π/4। लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, इट इज ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखिए π/4 माइनस पाई विच इज इक्वल टू क्या लिखा है, विच इज इक्वल टू -3π/4। तो ये जो एंगल है, समझिए इसको ऐसे समझो, या तो इधर से लिखो या तो इधर से लिखो। अगर इधर से लिखते हैं तो एंगल नेगेटिव लिखा जाएगा, जैसे लिखते हैं 60 डिग्री, हमने बोला 60 डिग्री तो आप बोलते हैं 60 डिग्री ये है, मैंने बोला -60 तो आप बोलते हैं सर ऐसे होगा -60 डिग्री। तो वही बात यहां भी कह रहे हैं, हमने बोला ये एंगल जो है यहां से यहां तक ये है 5π/4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यार, -3π/4। तो अगर मुझे इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं दो चीज लिख सकता हूं, या तो लिखूंगा 5π/4 या फिर इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, -3π/4। क्लियर बात। तो अगर मुझे अब इसका लिखना है, अब मुझे इसका लिखना था पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म अब लिखा जाएगा इसका कैसे यार, पोलर फॉर्म हो जाएगा इसका, इट इज क्या था यार, पोलर फॉर्म में किसका वैल्यू लिख रहे थे, -1 और -i विच इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos थीटा, और थीटा को लिख लीजिए इस फॉर्म में, इट इज 5π/4 प्लस i sin π/4, या तो i sin 5π/4, i sin 5π/4। क्लियर है। या तो आप लिखो cos ऑफ -3/4 एंड प्लस i sin -3π/4, ये भी चलेगा। क्लियर है। और अगर मैं इसे इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
तब कैसे लिखेंगे यार, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा इसको कैसे यार, ये हो जाएगा -1 और माइनस आई को लिखा जाएगा इट इज √2 e टू द पावर, इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर i 5 पाई बाई 4। ये हुआ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? तो ये हुआ पोलर फॉर्म और ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ध्यान से ये समझाने के लिए हमने क्वेश्चन लिया था और ये एक्चुअल में क्वेश्चन है जो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बात समझिएगा, कभी भी इस टाइप के टर्म को हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं जब भी एंगल निकालते हैं। क्लियर है? मैकेनिकल वाले जब थियरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं, वाइब्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो भी इसका यूज आएगा। आप इस बात को दोबारा आपके पास आएगा कि हम लोग या बैलेंसिंग जब पढ़ते हैं तब भी, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए है, इट इज नॉट फॉर अदर ब्रांच, मैकेनिकल वाले जब बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि बैलेंसिंग मास कहां लगाया जाए। तो बैलेंसिंग मास का कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ता है कि इसको यहां पे लगाने के लिए, इसीलिए हम लोग कभी भी माइनस साइन को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में लगाया जाए। क्लियर है? अगर आपने इसको कैंसिल करता तो ये आता π/4, आपको देते हैं आंसर इस पे, जबकि इस पे आंसर नहीं है, आंसर कहां है, ये है उसका पोजीशन। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यार कैसे इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं, कैसे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, क्या है डी मोवियर थ्योरम, क्या होता है बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है आर्गुमेंट, ये आप समझ चुके होंगे यार। सिंपल बात किया हमने भी। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एक बार हम पूरा दिखा देते हैं इसको। क्लियर है? चलो एक और चीज देखिए जरा सा, एक और चीज जरा देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान से समझिएगा इसको। ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया माइनस रियल एक्सिस, और ये है माइनस इमेजिनरी एक्सिस। मान लो कि ये एक पॉइंट है और हमने लिया है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1। मैंने लिखा इस 1 को, ध्यान से, 1 इज इक्वल टू हम लिखे क्या लिख रहे हैं इसको, e टू द पावर i 2k पाई, e टू पावर i 2k पाई, जहां k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जरा मुझे बताओ पहले ये बात समझ में आ रही है कैसे? अब सोचो अगर मैंने लिखा है 1 इक्वल टू e टू द पावर k पाई, थोड़ी देर के लिए मान लो k का वैल्यू कुछ भी है, मैं इसको अगर मैं लिखता हूं इसको पोलर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको यार, यहां पे r का वैल्यू क्या हो चुका है, 1 कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin, सॉरी ऐसे नहीं, यहां ब्रैकेट नहीं होगा, यहां हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट, या थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, ये हो गया cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। अब जरा मुझे बताओ इस k का वैल्यू कुछ भी रख दो, मान लो हमने k का वैल्यू 0 रखा, तो cos 0 का वैल्यू मान लो फॉर k इक्वल टू 0, तो cos 0 का मतलब हो गया cos ऑफ 0 का वैल्यू, k का वैल्यू 0 रखने पे 0 हो गया, ये हो गया cos 0 का वैल्यू कितना होता है यार, cos 0 का वैल्यू हुआ 1, और sin 0 का वैल्यू कितना हुआ 0, 1 प्लस 0 किसका वैल्यू क्या आया 1, मतलब आप 1 को आप क्या लिख सकते हैं यार, e टू द पावर i 2k पाई। ध्यान से, which is very important। क्लियर? सिमिलरली मैं एक और बात बताता हूं आपको, जरा ध्यान समझिए, ये 1 को आपने कहा है, मैं आप बताइए जरा सा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की बात करता हूं, i को क्या लिख सकते हैं हम लोग इन द पोलर फॉर्म, मैंने लिखा इसको e टू द पावर i पाई बाई 2। जरा मुझे बताओ e टू द पावर i पाई बाई 2 का मतलब कैसे, इसका प्रूफ देखिए, e टू द पावर i पाई बाई 2, जरा इसको पोलर फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा यार, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 प्लस i sin पाई
सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। मैं लिखना चाह रहा हूं -1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? -1 इक्वल टू, जो मैं लिख रहा हूं -1 इक्वल टू e टू द पावर i पाई। प्रूफ देखो, e टू पावर i पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग यार? क्या लिख सकते हैं इसको? cos ऑफ पाई प्लस i sin पाई। जरा मुझे बताइए cos पाई का वैल्यू कितना हुआ? cos पाई का वैल्यू हुआ क्या? -1। एंड i sin पाई का वैल्यू क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये क्या आ चुका है? -1। इसका मतलब है कि -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? -1 को लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर i पाई। क्लियर? एक और चीज बचा दी। जरा मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे? अभी कौन सा बचा यार? -i। अब तो खुद आंसर रखते हैं यार। -i को क्या लिखा जाए? -i मुझे केवल चाहिए। क्या इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन e टू द पावर माइनस साइन i पाई बाई 2, e टू द पावर माइनस i पाई बाई 2। जरा मुझे बताओ पहले इसको क्या लिखेंगे? इसको मैंने लिखा cos थीटा का मतलब हो गया cos पाई बाई 2, और माइनस साइन लगा तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस i साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, माइनस i पाई बाई 2 का वैल्यू 1, विच इज इक्वल टू क्या आ गया? -i। इसका मतलब है कि हम -i को क्या लिख सकते हैं यार? इट इज e द पावर -i पाई बाई 2। 1 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू एंड -i इज इक्वल टू। तो 1 को हमने क्या लिखा यार? 1 को हमने क्या लिखा? e टू द पावर i 2k पाई। i को हमने क्या लिखा यार? e टू द पावर i पाई बाई 2। -1 को क्या लिखा? e टू द पावर i पाई, एंड -i को लिखा गया है e टू द पावर -i पाई बाई 2। क्लियर है? मेरा सजेशन आपके लिए यह है, आप इन चारों को याद रख लीजिए, इसको आप याद कर लो, जो कि आपको हमेशा ही काम देगा। मतलब इस टॉपिक में ये कभी भी कहीं भी यूज हो सकते हैं। आपके लिए सजेशन है कि आप इसको क्या करिए यार? याद कर लीजिए। आल्दो हमने सबका प्रूफ दिया है आपको, लेकिन क्या ना एग्जाम में, मतलब एग्जाम में ही बोलूंगा, क्वेश्चन में ये कभी भी कहीं भी यूज होते रहते हैं। तो हम हर बार इसको प्रूफ नहीं देंगे, सर आपने 1 को ये क्यों लिख लिया, आपने i को ये कैसे लिख लिया, ये नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया है और अब हम इनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। क्लियर है? इसीलिए सबसे पहले हमने आपको पोलर और कार्टेशियन फॉर्म समझाने की कोशिश की है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डी मोवियर थ्योरम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, मॉडुलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये इसलिए हमने सबसे पहले बताया आपको। क्लियर आप यहां तक? चलो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, 2 फिल्म दिखा देते इसको, ठीक है? आगे चलते हैं। जरा मुझे बताइए, हम बात करने जा रहे हैं अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ आई एम गोइंग टू लेट्स से z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। मुझे ये फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 का क्यूब रूट क्या होगा, हम मुझे ये फाइंड करना है। z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है यार? उसका 3 रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। आप मुझे बताओ यहां से मैं z इज इक्वल टू 1 टू द पावर z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/z, जरा मुझे बताओ क्या मैं यहां से z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1 को क्या लिखेंगे? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर i 2k पाई टू द पावर 1/3 क्या लिख सकते हैं ऐसा? अभी बताया था कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू पावर 2k पाई। हमने 1 को लिख लिया e टू द पावर i 2k पाई टू द होल पावर क्या है? 1/3, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर i 2k पाई
लेते हैं यहां से, अभी हमने आपको बताया था k का वैल्यू क्या क्या होता है यार, 0 1 2 अप टू सो ऑन, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो मुझे इसके 3 रूट चाहिए। मैंने लिया लेट्स से फर्स्ट k इज इक्वल टू 0। अगर मैंने लिया k इक्वल टू 0 तो जरा मुझे बताइए k इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा यार, k इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू हो चुका है e टू द पावर I into 0, e to the power r to 0 का मतलब क्या हो चुका है यार, 1। क्लियर है? तो इसका एक रूट हो चुका है कितना यार, 1। आइए हम लेते हैं k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू हम लेते हैं 1। अगर आप k का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यार, e टू द पावर I into 2 पाई बाई 3। देखिए e टू द पावर क्या हो चुका है, फॉर k इक्वल टू 1, ये जो था e टू द पावर, यहां k का वैल्यू 1 पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, I 2 पाई बाई 3। ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जरा कन्वर्ट कर दीजिए किस फॉर्म में यार, पोलर्स में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, cos 2 पाई बाई 3 प्लस I sin 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 प्लस I sin 2 पाई बाई 3। जरा मुझे बताइए cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हुआ, क्या इसका हुआ -1/2। एंड व्हाट अबाउट I sin पाई बाई 2, ये हो गया प्लस, क्या होता है I sin पाई बाई 2, ये हो गया sin 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा आपका √3/2। और इसी को हम लिखेंगे विच इज लेट्स से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ओमेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ओमेगा टू द पावर 0। ओमेगा टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया यार, 1, और इसको पूरा को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ओमेगा। चलिए एक और निकाल लिए और निकालते हैं, k इज इक्वल टू अगर मैं लेता हूं 2, k इज इक्वल टू लीजिए आप 2, तो इसको क्या लिखा जाएगा यार, अब यहां पे k इक्वल टू 2 का मतलब हो गया इट इज e टू द पावर I, जरा निकालिए 2 का मतलब हो गया, k का वैल्यू 2 का मतलब कितना यार, इट इज 4 पाई बाई 3। हमने लिखा इसको 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अच्छा 4 पाई बाई 3 हो गया आपका I इज इक्वल टू I 4 पाई बाई 3। इसका मतलब इसको जरा पोलर फॉर्म में लिखिए, ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस I sin 4 पाई बाई 3। cos 4 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3, ये कितना हो गया यार, -1/2। ये भी थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया -√3/2। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं से इसको लिखते हैं एज अ ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से, व्हाट आर द 3 रूट्स, क्यूब रूट ऑफ 1, 3 रूट्स ऑफ 1 मतलब हो गया 1 का क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ z इज इक्वल टू, जो हमने लिखा था 1 टू द पावर 1/3, इसका क्यूब रूट क्या क्या आएगा यार, इट इज 1 एंड -1/2 प्लस √3/2 एंड -1/2 प्लस नहीं माइनस √3/2। ये इसके 3 रूट आए। इसी को हमने यहां क्या लिखा है यार, ये हो गया हमारा क्या चीज यार, ओमेगा टू द पावर 0। इसको हमने लिखा ओमेगा पावर 1, इसको हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा इसको ओमेगा नाम का वैल्यू क्या हो गया यार, 1। इसका मतलब इसके 3 रूट हो गए, 1 ओमेगा और क्या हो गया है आपका यार, ओमेगा स्क्वायर। ये हो गए इसके 3 क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो चुका है यार, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात? या फिर जरा चेक करिए, क्या यहां से मैं एक बार लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या रहा है, इन जरा तीनों को ऐड करिए, 1 -1/2 -1/2 1 कैंसिल -1/2 सम 0 हो गया, √3/2 और -√3/2, क्या इनका सारा का सम 0 हो चुका है। इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है यार, इक्वल टू 0। क्लियर है? और अगर मुझे यहीं से निकालना जाए एक और चीज तो मैं क्या लिख दूं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, मैंने लिखा 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, 1। कैसे भाई, अगर क्यूब निकालना है तो k का वैल्यू 3 रख दो,
k का वैल्यू 3 रख दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई बाई 3 मतलब 2 पाई। आई 2 पाई बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा यार, e टू द पावर 2 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा यार, आप वहां से निकाल लीजिए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? साइन का वैल्यू 0 फिर क्या आ जाएगा, cos का वैल्यू आएगा, cos 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाता है यार 1। तो सिंपल है, यहां पर दो चीज याद रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आता है 1। ये इसके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन पर भी कई बार क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं यार। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे यहां से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है? फाइन, चलिए हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो कि मुझे इसका वैल्यू पूछा, अब देखो जरा कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। मुझे इसका वैल्यू पूछा हुआ है, इसका क्या लिखा जाएगा वैल्यू, जरा सोच समझ के आंसर देंगे। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। जरा मुझे बता, पहले आई को क्या लिखा जाएगा, आई को हम लोग क्या लिखेंगे। अभी आपको हमने बताया कि आपको ये बात, चार चीज याद रखना है ये बात। अब देखो ये कभी कहीं भी यूज होंगे। आई को हमने क्या लिखा था, e टू द पावर आई पाई बाई 2, भूलना नहीं। क्या लिखना है मुझे यार, इसको लिखेंगे e टू द पावर आई पाई बाई 2। क्लियर है? और क्या लिखा जाएगा यहां पे यार, उसका होल टू द पावर क्या है आई, यार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर आई स्क्वायर पाई बाई 2। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है यार -1, इसका मतलब हो गया ये e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। ये इसका आंसर है, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। लेकिन ये तब पॉसिबल है आप कर पाना जब आपको आई का वैल्यू पता हो। इसीलिए मैंने बोला वो चार वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1 आई -1 और क्या चीज माइनस आई, इन चारों का वैल्यू आप याद कर ले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जब बात करते हैं ln रूट आई का वैल्यू क्या होगा। अब कैसे लिखेंगे इसको यार, हमने लिखा इसको ऐसे, कैसे लिखेंगे यार, ln आई का वैल्यू क्या लिखा जाएगा यार, e टू द पावर, जैसे यहां लिखे थे e टू द पावर आई पाई बाई 2। और क्या लिखा जाएगा, चूंकि इसका रूट है तो इसका मतलब पावर क्या हो गया मेरा 1/2, पावर हो गया 1/2। यही तो हुआ। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ln e टू द पावर, अब देखो यहां से तो क्या आई पाई बाई 4 और ln बेस e और e है तो इसका मतलब e कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा यार, e से e कैंसिल हो गया, ये क्या आ चुका है आई पाई बाई 4, ये इसका वैल्यू है। क्लियर है? देख लो ये इनका एप्लीकेशन है, जब आपको आई का वैल्यू पता है तभी आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि वो चार वैल्यू बिल्कुल याद कर ले आप। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz, लिमिट लगाया, इंटीग्रेशन लिमिट लगाया 5 to 3i। जरा मुझे बताइए पहले 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या ये ln z है, log z है, ln z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/z आएगा ना, तो इसका मतलब ये ln z है, इस पर लिमिट लगा दीजिए, क्या है लिमिट यार, इट इज 5 से लेके क्या है मेरा 3i, 5 to 3i, इसका मतलब ये हो गया ln 3i माइनस ln 5। अच्छा ln 3i को क्या लिख सकता हूं मैं, ln 3 प्लस ln i माइनस ln 5। सही है? ln 3 और माइनस ln 5 को क्या लिख सकते हैं, इट इज ln 3/5 प्लस ln i है। अब ln i को तो चेंज करना पड़ेगा ना मुझे, हमने लिखा इसको ln 3/5 प्लस ln i को क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर i पाई बाई 2 और e से e और ln कैंसिल हुआ, ये आ गया ln 3/5 प्लस i पाई बाई 2। देख लीजिए ये आया इसका आंसर। क्लियर है? तो कोर बात बस इतना है, देख रहा हूं मैं कैसे i को यूज कर रहा हूं इन द टर्म ऑफ i को कैसे रिप्रेजेंट करते रहे, तुरंत हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जा रहा है तुरंत। तो वो तरीका तभी पॉसिबल है जब आपको उन चारों का वैल्यू याद हो।
तो सजेशन ये है कि उन चारों का वैल्यू बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए यार। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो ये दिया हुआ है Z1 का वैल्यू, ठीक, और ये दिया हुआ है Z2 का वैल्यू। हमसे पूछा है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। आर्गुमेंट क्या होता है? अगर मुझसे इसका पूछा जाए, पहले बताइए इसका आपसे निकाला जाए आर्गुमेंट ऑफ Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? क्या ये थीटा से रिलेट करते हैं यार? आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब है, हमसे पूछा गया θ1 which is equal to क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y by x, जहां y क्या है यार? ये 5√3 by 5। देख लीजिए क्या यही है? इसका मतलब ये क्या हो चुका है? θ1 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स क्या हो गया यार? ये हो गया √3। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हो गया यार? पाई बाई 3। ये हो गया हमारा θ1 इज इक्वल टू आ गया हमारा θ1 इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 3। मतलब ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1। सिमिलरली हम निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द θ2। θ2 का मतलब क्या हुआ? दैट इज tan इनवर्स y by x। y कितना हमारा है? 2। ये है 2i है, ये z नहीं, ये 2i है। ध्यान से इसको सही कर से लिख देते हैं। ये था हमारा 2i, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2/√3 which is equal to आ गया θ2 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया यार? √3। बेसिकली ये भी आ गया आपका पाई बाई 3। लेकिन हमसे पूछा है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 का मतलब क्या हुआ यार? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 which can be written as argument of Z1 minus argument of Z2 which is equal to pi by 3 minus pi by 3 which is equal to 0। क्लियर है? एंड द आंसर इज 0। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन यार एग्जाम में आते हैं। इसका आंसर क्या हो गया यार? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 का वैल्यू क्या हो चुका है? 0। क्लियर है? तो आप समझ होंगे यार, इसको नोट कर लेंगे। इसको देखेंगे लोग एक और क्वेश्चन। हमसे इसका वैल्यू पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 प्लस i डिवाइडेड बाय 3 माइनस i का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपका काम इसको रैशनलाइज करना। हम क्या करते हैं? 2 प्लस i डिवाइडेड बाई 3 माइनस i है, इसको मल्टीप्लाई करिए किससे? 3 प्लस i से, डिवाइडेड बाई 3 प्लस i। इसका क्या किया जाएगा? होल स्क्वायर। इसको हमने क्या लिख सकते हैं यार? देखो जरा मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया यार? 6 प्लस 2i, 6 प्लस i, यहां से i से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया प्लस 3i, और क्या हो गया यार? प्लस i स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर यार। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a है माइनस b और ये है a प्लस b, तो बेसिकली हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 9 माइनस i स्क्वायर। यही तो हुआ। इसको जरा सिंपलीफाई करिए, देखो यहां से ये हो गया i स्क्वायर और यहां पर है 6, बेसिकली ये हो गया 5i प्लस प्लस 6 और क्या हुआ? माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया कितना? 10। देख लीजिए प्लस क्या हो गया? ये 10 को जरा और सिंपलीफाई करिए, या देखिएगा यहां पे क्या हो गया? ये हो गया 5 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 10। जरा इसको सिंपलीफाई करिए, ये हो गया हमारे पास 1/2, कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 1 प्लस i। अभी इसको और सिंपलीफाई करना है। 1 प्लस i को क्या लिखेंगे? देखो जरा सा, 1 प्लस i को अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1/2। जरा इसका 1 प्लस i का जरा पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म का मतलब हो गया r का वैल्यू निकालिए, r क्या हो गया? √2 एंड tan इनवर्स y by x का वैल्यू क्या हो चुका है? tan इनवर्स y x का वैल्यू कितना हो चुका है? पाई बाई 4। यही तो है। देखिए tan इनवर्स y by x, बेसिकली ये y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हो गया पाई बाई 4। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं यार। √2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए इसको √2 e टू
लिख सकते हैं क्या? या किसी और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? देखो इसका एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका हमारा पूरा का पूरा ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ये नहीं भूलना है। इसका अभी हमारे पास क्या है, पूरा ये स्क्वायर है, ये है का होल स्क्वायर है अभी इसका। क्लियर है? तो देखो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दें, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो क्या लिखा जाएगा यार? देखो इसको मैं लिखा 1/4, 1/2 का स्क्वायर। देखो इसको और सिंपलीफाई करके देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलो इसको हमने लिखा इसको 1/2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर इंटू e टू द पावर i पाई बाई 4 का स्क्वायर। ये लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 2 इंटू e टू द पावर i पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू आ गया 1/2 e टू द पावर 1/2 e टू द पावर क्या जाएगा यार, 1/2 e टू द पावर i पाई बाई 2। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ध्यान से, स्क्वायर छूट रहा था, स्क्वायर छूटना नहीं चाहिए यार। क्लियर है? ये हमारे पास आंसर है 1/2 e टू द पावर i पाई बाई 2। क्लियर है? या दूसरा तरीका भी था कि ये जो आया था 1 प्लस i का होल स्क्वायर, इसको यहीं से स्क्वायर कर देंगे तो और भी सिंपलीफाई हो जाएगा। हो सकता है कि और सिंपलीफाई हो जाए, जैसे भी आप करो जो आपको सूटेबल है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है यहां तक? तो सिंपल है यहां तक। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आर गेट एग्जाम में आते हैं, पूछे भी गए हैं। वैसे कई सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ये सब क्वेश्चन गेट एग्जाम के पूछ भी लिए गए हैं क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? चलिए जरा नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो मुझसे ये पूछा है 1 प्लस आई टू द पावर 8। अभी देखो वही क्वेश्चन है यार, हमसे पूछा है 1 प्लस आई टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस आई टू द पावर 8। क्या इसको मैं लिखूं, इट इज √2 e टू द पावर i पाई बाई 4 होल टू द पावर कितना, 8। यही तो है, यही तो है हमारे पास। अब देखो जरा सा यहाँ पे √2 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, और क्या लिखा जाएगा e टू द पावर i पाई बाई 4 इंटू क्या हो चुका है 8। √2 टू द पावर 8 का मतलब हो गया कितना यार, 16 इंटू e टू द पावर ये कितना हो गया i 2 पाई। e टू द पावर i 2 पाई को जरा उसके फॉर्म में लिखो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। 16 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e। अगर मैं इसको डायरेक्टली, अगर आपको याद हो, अगर डायरेक्टली याद हो तो बताओ जरा मुझे, क्या मैंने 1 को लिखा था e टू द पावर i 2 k पाई। अगर k का वैल्यू 1 है तो e टू द पावर 2 पाई आया, e टू द पावर 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1। डायरेक्टली यहां से लिखें, इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा 1। आंसर क्या हो गया 16। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यार ये वैल्यू आप याद रख लो, इसीलिए मैंने बोला था 1 i माइनस 1 इनके वैल्यू को याद रखो। कभी भी आपको थोड़ा सा ना टाइम बचा लेगा, ऐसा नहीं कि उसमें बिना याद के काम नहीं चलेगा, इट विल ऑलवेज सेव योर टाइम। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट कि एटलीस्ट ये 4 वैल्यू को आप क्या करो, याद करके रखो। क्लियर है? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना है यार 16। नहीं होता तो क्या करते, 100 एक्सपेंड करते, इसको किस में लिखते, पोलर फॉर्म में, और फिर वहां से आंसर निकलता है। साइन का वैल्यू 0 होता, केवल कास्ट का वैल्यू आता, और कास्ट का वैल्यू कितना आता है 2 पाई पे 1 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यार, एक और क्वेश्चन देखिए जरा सा, एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूरा क्वेश्चन है। लिखा अ पॉइंट z has been plotted in the complex plane as shown in the figure. The plot for 1/z is, ये दिया हुआ है, एक सर्कल है। देखो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, यूनिट है। ठीक, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस। z कहीं यहां बता रहा है, z का वैल्यू कहीं यहां है। हमसे बोला है कि प्लॉट ऑफ 1/z क्या होगा, प्लॉट ऑफ 1/z कहां होगा। मुझे यहां पे अगर एक चीज देखो तो अगर मैं बात करूं तो मुझे साफ साफ दिखता है z इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ये है कि नहीं पहले बताइए, z मुझे साफ साफ दिखता है कि वो सर्कल के क्या है, अंदर है। अगर मैंने बोला इसका मतलब है कि z इज लेस देन 1 है, इसका मतलब z वैल्यू क्या है यार, लेस देन 1। मॉड ऑफ z की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ z की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ z का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा।
भाई पूरा का पूरा मॉड ऑफ जेड का मतलब ये वैल्यू रेडी ना, ये रेडियस इसका 1 है, लेकिन आप तो कहीं यही पॉइंट लिए हैं, तो इसका वैल्यू तो 1 से हमेशा कम होगा, इसका वैल्यू 1 से कम है। तो जरा मुझे बताइए, देन 1 बाई जेड की बात करूं, 1 बाई जेड की बात करूं, तो क्या 1 बाई जेड मॉड ऑफ 1 बाई मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ इट विल बी आउटसाइड द सर्कल, इट विल बी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब समझो, ये तो समझ गए कि ये सर्कल के बाहर होगा। कौन सा वैल्यू की बात कर रहे हैं? 1 बाई जेड की बात कर रहे हैं कि 1 बाई जेड जो सर्कल के बाहर होगा। अब सोचो ये सर्कल है, तो सर्कल के पास तो 4 कोऑर्डिनेट है, क्या जेड यहां हो सकता है 1 बाई जेड? क्या 1 बाई जेड यहां होगा? सर्कल के बाहर ये भी है, क्या 1 बाई जेड यहां होगा, क्या 1 बाई जेड यहां होगा, या 1 बाई जेड यहां होगा? ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जेड से बाहर है, लेकिन ये जेड बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पूछा है 1 बाई जेड कहां होगा। अभी आपने सिर्फ ये निकाला है कि ये सर्कल से बाहर होगा, लेकिन आप अभी ये नहीं बता पाए हैं कि सर्कल से बाहर किस क्वाड्रेंट में होगा, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड इज इक्वल टू हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई किस क्वाड्रेंट में है यार? ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर बात? हम जरा पता करते हैं कि 1 बाई जेड किस क्वाड्रेंट में होगा। 1 बाई जेड का मतलब क्या हुआ यार? 1 बाई जेड विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस आई वाई है। हम इसको रेशनलाइज करते हैं, लिखते हैं x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस आई वाई। क्लियर है? x माइनस आई वाई। जरा इधर आइए, इसको लिखा मैंने x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई, जरा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हो गया आई वाई स्क्वायर, which can be written as x minus iy divided by x square plus y square, x square plus y square। जरा मुझे बताइए यहां से, क्या ये वैल्यू हो गया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई साइन y बाई आई, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? जहां x और y क्या है? पॉजिटिव है, x और y क्या पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। जरा मुझे बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या मैं बोलूंगा कि ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या आ चुका है? निगेटिव। देखो x और y एक्चुअल में x और y क्या है? पॉजिटिव है, यहां है ना x और y, तो ये तो x और y एक्चुअल जो था में x और y पॉजिटिव है। तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हुआ और ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, लेकिन साइन क्या लगा है बाहर माइनस, तो ये पूरा का टर्म क्या हो गया? नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? जरा मुझे बताइए। ये रियल पार्ट था, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्या यही एक कोऑर्डिनेट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें मैंने बोला कि इसमें रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब जो आंसर हुआ वो किस क्वाड्रेंट हुआ यार? फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर क्या लिखा जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है कि 1 बाई जेड का जो प्लॉट होगा, 1 बाई जेड का जो प्लॉट होगा वो ऐसे होगा, यूनिट सर्कल के ये बाहर होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा? यहां कहीं होगा जेड का वैल्यू। क्लियर है? इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इट विल बी आल्सो ऑन द आउटसाइड द यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल के क्या होगा? बाहर होगा। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे ही 4 सर्कल बनाए थे, जेड को अलग अलग जगह दिखाए थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यार? इट विल बी आउटसाइड द सर्कल। 1 बाई जेड की बात कर रहे हैं, ये जेड नहीं है, यहां है 1 बाई जेड, ये है 1 बाई जेड का प्लॉट, यहां है 1 बाई जेड। ठीक है? तो 1 बाई जेड विल बी आउटसाइड द सर्कल एंड इट विल बी इन विच क्वाड्रेंट? इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे यार कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। क्लियर? तो आंसर होगा यहां कहीं आएगा 1 बाई जेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इट विल बी आल्सो आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए यार।
देखिए जरा सा नोट, देखो हमने क्या लिखा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है भाई इसका, जैसे मैंने लिखा i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका सम का वैल्यू क्या होता है, 0। कैसे, जैसे i को i रहने दो, जरा मुझे बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है यार, -1। आई क्यूब का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू हो गया यार, क्या आई स्क्वायर, आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये क्या हो गया यार, माइनस आई। एंड सिमिलरली आई टू द पावर 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब क्या हुआ यार, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। जरा चारों को ऐड करिए, 1 और 1, -1 और 1 0, और 1 और i और माइनस i क्या हो गया, 0। इसका मतलब जरा देखिए, इसका मतलब i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 इज इक्वल टू क्या आया है, 0। वही तो बोला गया है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव i का पावर होता है यार 0, ऑलवेज। क्लियर है, इट इज ऑलवेज, क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं यार, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जाम में, बट सिंपल होते हैं ये सब, बेसिक हम लोग 12th में पढ़े होते हैं यार, ये सब चीजें क्लियर है। चलिए एक और चीज देखिए, एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी जैसे आपने निकाला था ना क्यूब रूट ऑफ 1, मैं चाहता हूं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, बट क्यूब रूट ऑफ -1 मुझे चाहिए z इज इक्वल टू -1 टू द पावर व्हाट, 1/3, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। कैसे निकलेगा यार, कैसे निकलेगा, जरा मुझे बताओ। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को अगर आपको याद हो तो क्या लिखते थे इसको हम लोग, e टू द पावर i पाई, i पाई टू द पावर क्या लिखेंगे यार, 1/3। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i पाई बाई 3। लेकिन मुझे इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं यार, या ऐसे को इसको हटाओ, इसको हटाते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। हमने इसको लिखा, इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर i 2k पाई प्लस पाई होल टू द पावर 1/3, या फिर इसको हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू e टू द पावर i और क्या लिखा जाएगा यार, इट इज 2k पाई प्लस पाई बाई 3, सिंपल। अब हम रखते हैं जरा इसका -1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाहते हैं, तो हमने लिया पहले k का वैल्यू 0, जरा k का वैल्यू 0 लीजिए, इसमें रखिए k का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा यार, e टू द पावर i बाई 3, यही तो होगा। k का वैल्यू जो हमने 0 लिया तो ये आ गया मेरे पास e टू द पावर i पाई बाई 3। जरा मुझे बताइए e टू द पावर i पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर i पाई बाई 3 का वैल्यू होगा, चेक करिए। e टू द पावर i पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया यार, cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, चेक करिए क्या ये हो गया मेरा 1/2 प्लस i रूट 3/2, ये हुआ। आप जरा मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू अगर मुझे ओमेगा के टर्म में लिखना है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लिखा था, तो जरा मुझे बताएंगे इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा। आप जरा चेक करते हैं, जरा पीछे आइए, हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने जो निकलवाया था उसका वैल्यू क्या लिखा गया था। देखिए यार साहब, ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर को जरा चेक करिए, ओमेगा स्क्वायर को जरा चेक करिए, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा है, -1/2 और -√3/2 का वैल्यू क्या लिखा आपने, ओमेगा स्क्वायर जो भी आया है वो आया 1/2 और +√3, इसका मतलब है कि जो वहां पे वैल्यू भाई हमारे पास जो आया था अभी वो आया 1/2 +√3/2। तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यही तो आया,
इसका मतलब यही तो आया हमारे पास, और ये वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू पूरा क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है यार, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आइए जब हम लेते हैं के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1 लेते हैं, के का वैल्यू 1 लिए तो ये कितना आ जाएगा e टू द पावर 3 पाई बाई, के का वैल्यू 1 कर दिए तो ये हो गया 3 2 पाई प्लस पाई, मतलब 3 पाई बाई 3, बेसिकली e टू द पावर i पाई हो गया ये, तो ये हो गया e टू द पावर i पाई। e टू द पावर i पाई को क्या लिखेंगे यार, इट इज cos पाई, cos पाई। क्लियर है? प्लस i sin पाई। अच्छा cos पाई का वैल्यू क्या हुआ -1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, जब k का वैल्यू हमने लिया 2, k का वैल्यू 2 करेंगे तो जरा 2 पे देखा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 करेंगे, ये हो गया 2 into 2 दैट इज 4 पाई प्लस पाई कितना हो गया 5 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 5 पाई बाई 3, e टू द पावर 5 पाई बाई 3 का मतलब हो गया cos ऑफ 5 पाई बाई 3 प्लस i sin 5 पाई बाई 3, i sin 5 पाई बाई 3। जरा इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, ये देखिए क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 5 पाई बाई 3, ये हो गया हमारे पास 1/2 माइनस √3/2। इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा यार, जरा देखो एक और चीज ध्यान से देखिए, वहां से यहीं से लिखेंगे, जो हमने ओमेगा निकलवाया था वहीं से आएगा इसका वैल्यू। जरा ये देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या है यार -1/2 प्लस √3/2, लेकिन जो अभी हमने निकाला है उसमें क्या आया है वैल्यू यार 1/2 माइनस √3/2, 1/2 माइनस √3/2, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो चुका है माइनस ऑफ ओमेगा। ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास आया है, वहां पर था -1/2 प्लस √3/2, बेसिकली अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये वही चीज आएगा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। इसका मतलब जरा समझिए, जो क्यूब रूट ऑफ -1 निकाले हैं आप, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्यूब रूट ऑफ -1 की बात की तो इसका वैल्यू क्या क्या आया है यार, इसका वैल्यू आया है -1, और क्या आया है माइनस ओमेगा, और क्या आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर है? ये है क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ध्यान से, ये क्वेश्चन भी गेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग जरा आगे देखिए, फिलहाल आप तो बेसिक बात नहीं अभी तक यहां तक यार समझ लिए हैं यार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जरा ध्यान समझेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट यार, अभी तक तो हमने बहुत बेसिक बात किए थे यार, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। हमने पहले बोला था ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। w इज इक्वल टू fz को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो u इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, w इज इक्वल टू लिख रहे हैं u प्लस i, जहां fz क्या है यार, इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है। ध्यान से, बेसिकली यहां पर दो प्लेन की बात होगी, अभी समझेंगे जरा क्या है। अब देखो एक नया टर्म आया है u प्लस iv, और इधर क्या है x प्लस iv, x और y भी वेरिएबल है और u और v भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों में फर्क है। अब बात ये है कि जब आप फंक्शन की बात करेंगे, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते थे, केवल दो आ रहे थे x और y, और यहाँ पे अब चार आ गए, x और y, और क्या आ गया u और v आ गए। ध्यान से, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की यार, यहीं से मेन शुरू होती है अब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं, जो हमने गेट एग्जाम और एससी से पूछे जाते हैं। क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जरा ध्यान सुनिए क्या लिखा। इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन देयर एग्जिस्ट फोर वेरिएबल इन विच ध्यान से, इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन देयर एग्जिस्ट फोर वेरिएबल इन विच x and y, x, y are
डिपेंडेंट वेरिएबल.